चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और दो पोजीशन पर जो है हम रियल इमेज यहां पर बना पा रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल है। इसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है आप जानते हैं क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d के बराबर। डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी के बराबर। डी होता है स्क्रीन और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और d जो है वो शिफ्ट है कि जिन पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस जहां पर हमें रियल इमेज मिल रहा है। सो यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 आप कर देंगे, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक लेंस के लिए, एक थिन लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन और इमेज का डिस्टेंस उस ऑप्टिकल सेंटर से आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं द y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे मैग्निफिकेशन y एक्सिस पर है तो y की जगह लिखा मैंने m, स्लोप को मैंने मान लिया k1 के बराबर इनटू x, x एक्सिस पर क्या है v, और प्लस जो इसका y इंटरसेप्ट है मैंने मान लिया किसके बराबर है, y इंटरसेप्ट वैसे देख सकते हैं नेगेटिव दिख रहा है इसमें, पर मान लीजिए कि मैंने k2 मान लिया इसका y इंटरसेप्ट। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब मैं इसके स्लोप की बात करूं। इसका स्लोप जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है थीटा की वैल्यू जो है c अपॉन b लिख सकता हूं मैं, c अपॉन b लिख सकता हूं। तो यहाँ पे जो स्लोप है इसकी वैल्यू आप लिख देंगे c अपॉन b, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस यहाँ पे आ जाएगा k2, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू v बाई यू आप रख देंगे, v बाई यू आप रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे आप 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ से। आप इनसे इसको कंपेयर कीजिए, इसको इसके कंपेयर कीजिएगा, इसको v से डिवाइड कर देना, v से डिवाइड कर देना, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ और है तो उस एक्सप्रेशन को 1 के बराबर कर देना। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा आएगा u के साथ उसको 1 के बराबर कर देना, और यहाँ पे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, आसान है, सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं कि दो लेंसेज हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास लेंस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक हमारे पास होता है आईपीस। 2 स्टेप में मैग्नीफाई करके हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। और क्वेश्चन में दिया है कि फोकल लेंथ जो है आईपीस की वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर के बराबर, और क्या दिया है, सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि ट्यूब की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि हम स्ट्रेन मिनिमम चाहते हैं। देखिए, हम इस बात को याद रखिएगा, जब स्ट्रेन हमारी आंखों में मिनिमम यदि चाहते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, और यदि स्ट्रेन मैक्सिमम चाहते हैं तो नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए। ये दो बातें हैं, स्ट्रेन मिनिमम, इसको नॉर्मल व्यू भी कहा जाता है, नॉर्मल व्यू की कंडीशन, तो वहां पे इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए फाइनल इमेज। और यदि मैक्सिमम स्ट्रेन की कंडीशन आती है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर यदि जानना चाहते हैं आपसे, तो आप उस फाइनल इमेज को नियर पॉइंट पे आपको बनाना होगा। तो समझ गए कि फाइनल इमेज जो है, जो ऑब्जेक्टिव से निकल के जो आईपीस से फाइनल इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। यदि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट इस आईपीस के लिए इसकी फोकल लेंथ पर होना चाहिए। ठीक बात, हाँ सर समझ गए कि यदि यहां से एक इमेज बनती है और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और वो फाइनल इमेज जो इससे बनती है वो इनफाइनाइट पर बननी चाहिए, तो ये डिस्टेंस जो है ये एफ ई के बराबर होना चाहिए, तभी फाइनल इमेज इससे इन्फिनिटी पर बनेगी। ये यदि एफ ई है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं पूरी लेंथ में से ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो है ये डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा, ऑब्जेक्ट यूओ जहां भी रखा है उसकी इमेज यहां पर बननी चाहिए 5 सेंटीमीटर पे। तो इसकी फोकल लेंथ जो है हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये डिस्टेंस जो है हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इस वाली लेंस के लिए आप लगा देंगे फॉर्मूला 1 अपॉन वी। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर के बराबर, आपको इमेज पता है 5 सेंटीमीटर पर निकालनी है, तो आप यहां लिखेंगे 1 अपॉन 5 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा
यहाँ पे मिलेगा आपको 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो यहाँ पे 4/5, ये 5/4 जो है मिल जाएगा, u इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं और इसमें दिया है कि ट्यूब लेंथ 60 के बराबर है और मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 5 के बराबर है। अच्छा, सो हम जानते हैं कि टेलीस्कोप के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है FO प्लस FE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, क्वेश्चन नंबर 1। और यदि हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की तो वो होता है FO अपॉन FE के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे आप। आपको मैग्निफिकेशन दिया है, आपको फोकल लेंथ दी है, अच्छा आपको लेंथ ऑफ ट्यूब दिया है, तो ये और ये मिल जाएगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं तीसरी वैल्यू जो FO और FE है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 375 हमें चाहिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जिसकी ट्यूब लेंथ है इतनी और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 5 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का, वो होता है L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE। ये आपके पास होता है फॉर्मूला। तो यहां पे लेंथ पुट कर देंगे। लेंथ कितना है आपके पास 150 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ वो कितना है 5 मिलीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखें, 1 प्लस डी को लिखेंगे आप 250 मिलीमीटर। डी होता है नियर जो है नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय FE जो आपको निकालना ही है। और ये जो टोटल मैग्निफिकेशन है बेटा ये किसके बराबर दिया हुआ है 375 के बराबर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है। तो भाई ये यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो आंख के पास जो लेंस होता है उसको क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी रियल इमेज यहां पे बनती है, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज बनती है। याद रखें, रियल इनलार्ज्ड और इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है, वो इन दोनों के बीच में बनती है और फिर उस इमेज को इसके द्वारा वर्चुअल बनाया जाता है और वेरी वेरी इनलार्ज उस इमेज को कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लार्ज अपर्चर क्यों दी जाती है। लार्ज अपर्चर का मतलब का फायदा होता है कि हमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन मिलता है, बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को जो है हम अलग अलग डिस्टिंक्टली सेंस कर सकते हैं। सो हाई रेजोल्यूशन की वजह से उनका अपर्चर ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40 सेंटीमीटर और ईच सरफेस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ पे आप लगाएंगे एक आपके पास इस तरीके का लेंस है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये माइनस में आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू 2/r, तो यहाँ जाएगा 1/f, तो यहाँ जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू r, f इज इक्वल टू r, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक थिन लेंस है, फोकल लेंथ f1 है, अपर्चर डायमीटर d है और वो इमेज इंटेंसिटी बनाता है I का। आपके पास ये लेंस है बेटा, इसका फोकल लेंथ है f1 के बराबर और यहाँ पे एक क्या किया जाता है, एक ओपेक पेपर जो है यहाँ पे लगाया दिया जाता है। तो आप ये बात याद रखनी है कि जब भी हम इस डायरेक्शन में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ता है, बिकॉज हर एक छोटा छोटा पार्ट एक इंडिविजुअल लेंस की तरह बिहेव करता है। ये छोटे छोटे जो मैंने सेक्शन बनाए हैं, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन और भी ऐसे ही बहुत छोटे छोटे सेक्शन जो हैं ये एक इंडिविजुअल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। यदि इसमें से छोटा सा पार्ट काट के मैं बाहर भी निकाल दूं तो वो भी एक कंप्लीट लेंस की तरह बिहेव करेगा। बस अंतर इतना होगा कि जो इंटेंसिटी होगी इमेज की वो कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, बिकॉज इंटेंसिटी जो होती है वो एरिया जो है उसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इमेज की इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। और हमने क्या किया है कि d/2 रेडियस का d/2 क्या है, डायमीटर है, डायमीटर d/2 है। ये हमने क्या किया है, इसको ओपेक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है इस लाइट को। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इंटेंसिटी
आई नॉट अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास पाई डी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई डैश डिवाइडेड बाय अब कितने एरिया से लाइट निकलेगी। तो बेटा जो एरिया इस कागज से ढका नहीं है वो हमें यहां पे लिखना होगा। तो कौन सा एरिया ढका नहीं है, तो मैं कह सकता हूं टोटल एरिया में से पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है एरिया, गलत लिख दिया मैंने, पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई डी बाय 2 स्क्वायर बाय 4, इतना एरिया जो है आप माइनस कर देंगे। ये रिमेनिंग एरिया है जहां से लाइट निकल रही है बाद में, ये एरिया जो है जहां से लाइट निकल रही है पहले। तो आप यहां से 4 4 4 जो है ये सब उड़ जाएंगे, पाई 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 जो है उड़ जाएंगे, डी स्क्वायर जो है ये भी आपस में उड़ जाएंगे। आपको मिलेगा यहाँ पे आई नॉट, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है 1 बचा है, यहाँ मिलेगा आपके पास आई डैश डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी बचा है 1 और यहाँ बचा है -1/4 और 1/4, तो ये बन गया आपके पास 3/4। सो यहाँ से आपको मिलेगा आई नॉट इज इक्वल टू 3/4, ये बन जाएगा 4/3 आई डैश। सो आई डैश इज इक्वल टू 3/4 आई नॉट के बराबर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। 3/4 आई नॉट, 3/4 आई नॉट कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अलग अलग तरीके से काट दिया है बीच में से और अलग अलग तरीके से उनको अरेंज कर दिया है, तो फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोकल लेंथ पर, चाहे आप, ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। मैं इसको काट के ऐसे लगाऊं या कैसे भी लगा दूं, इसको पलट दूं, इधर से देखूं चाहे उधर से देखूं, जो फोकल लेंथ है वो सेम रहेगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी। आपके इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी आप इधर से देख रहे हैं इधर से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है कि एक रे डायग्राम जो है ये करेक्ट होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि पैरेलल लाइट को ये बिखेर दे रहा है। बिखेरना मतलब डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो डाइवर्जेंट जो नेचर है हमें देखने को मिल रहा है। तो डाइवर्जेंट लेंस हमारा होना चाहिए और उसके लिए कंडीशन होती है ये कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जिस मटेरियल से वो बना है वो कम होना चाहिए सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या जिस मटेरियल से बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो लेंस कैसे बिहेव करता है? वो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है, वो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करता है यदि ये कंडीशन हो तो। ये कंडीशन एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैलिड है, ठीक बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दो लेंसेज हैं, उनको पास पास रख दिया जाता है, तो इफेक्टिव पावर बतानी है। तो पावर होता है 1/f, पावर होता है 1/f। यहां गलती क्या करते हैं, यहां पे लोग इसका यूनिट भूल जाते हैं, ये मीटर में होता है, मीटर में होता है। तो आपको दिया हुआ है बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो मैं पावर लिख सकता हूं 100/20 इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, और P2 जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 100/25 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, ठीक। अब इनको जोड़ दिया जाएगा तो हम जानते हैं कि P इफेक्टिव जो होती है वो इन दोनों का समीशन होता है। तो 6 + 4 जो है आपको 10 डायोप्टर आंसर में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, 5 और 4 9, ओके। सो इट्स 5 6 समझ लिया मैंने इसको, इट्स 5, सो इट्स 9, इट्स गोइंग टू बी 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि I1 I2 साइज ऑफ इमेजेस हैं इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो इमेज की हाइट का हार्मोनिक मीन होती है। सो I1 I2 का अंडर रूट जो है हमें आंसर मिलेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जेंट कब बिहेव करेगा। अभी हमने सॉल्व किया है, यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस एक डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करेगा, यानी कि पैरेलल यदि लाइट रे आ रही है तो उनको फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। वो कब हो सकता है कि जब सराउंडिंग इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो, तो सी ऑप्शन ही इसमें से करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कि सेंट्रल पोर्शन इसका ढक दिया है काले पन्ने से।
तो आपको बताना है क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगी? नहीं होगी चेंज। फोकल लेंथ जो है नो चेंज वहां पे रहेगा। इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज एरिया जहां से लाइट निकल रही है वो कम हो चुका है। तो जो आपको इमेज बनाएंगी वो कम लाइट रेज मिलकर बनाएंगी। तो कम लाइट रेज यदि मिलकर उस इमेज को बनाएंगी तो इंटेंसिटी, ब्राइटनेस जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? द फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी लेस ब्राइट। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देयर विल बी टू इमेजेस, बिल्कुल एब्सर्ड। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सर्ड, नो इमेज विल बी फॉर्म, नो, बकवास। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि एक ऑब्जर्वर एक दूर 10 मीटर का आपके पास हाइट का ट्री है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 20 के बराबर है। तो ऑब्जर्वर को ट्री कैसा दिखेगा? तो यदि हम एक मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप से चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें हमें पास दिखने लगती हैं, ना कि बड़ी दिखने लगती हैं। वो चीज़ें हमको पास दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर ही इज द मेजरमेंट है कि जिससे वो चीज़ आपको पास दिखती है। टेलीस्कोप में तो पास दिखती है, यदि ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता तो ये आपको ज़्यादा दिखती, लाइक साइज बड़ा हो जाता। तो टेलीस्कोप की बात करें तो 20 टाइम नियरर इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि माइक्रोस्कोप जो है वो क्या उसकी जो है खास बात है। तो इसमें दिखाया गया पहला ऑप्शन है कि एनलार्जेस द ऑब्जेक्ट, ओके। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो साइज ऑफ इमेज आपको पता होना चाहिए किस तरीके से साइज डिफाइन होता है कि जो एंगल कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइट रे हमारी रेटिना पर सबटेंड करती है, उस एंगल से डिसाइड किया जाता है कि वो साइज हमें ज्यादा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है। सो इट्स डेफिनेटली द बी ऑप्शन कि इट इंक्रीजेस द विजुअल एंगल। जो एंगल हमारी रेटिना पर सबटेंड होता है वो विजुअल एंगल की बात कर रहे हैं, उससे डिसाइड होता है। तो वही बढ़ाने में ये मदद करता है माइक्रोस्कोप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछा जा रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप में। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d इज इक्वल टू 25, यानी नियर पॉइंट पर यदि इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + d/f। और याद रखें यदि आपकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट पर, यानी कि मिनिमम स्ट्रेन की कंडीशन है या नॉर्मल व्यू की कंडीशन है, तो वहां पे मैग्नीफाइंग जो पावर है वो होती है d/f। ये तब होती है जब मिनिमम स्ट्रेन होता है आंखों में। याद रखें फॉर्मूला, मिनिमम स्ट्रेन की कंडीशन ये है जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पर, और ये कंडीशन तब है जब इमेज बनती है नियर पॉइंट पर। यहां पर आंखों में स्ट्रेन, इस मैग्नीफाइंग पावर को अचीव करने के लिए हमें अपनी आंखों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। तो लेंथ का फॉर्मूला FO + FE जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ प्लस आईपीस का फोकल लेंथ, इन दोनों का समीशन यदि हम कर देते हैं तो हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है कि फोकल लेंथ दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का, आई लेंस का दिया है, टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है FO/FE। ये होती है 1 + FE/d के बराबर, 1 + FE/d के बराबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीफाइंग पावर ही निकालनी है, दैट इज मैक्सिमम। FO यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? ऑब्जेक्टिव की है पहली वाली यानी कि 200 सेंटीमीटर, 200 / 5। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 + FE, FE इज 5, D इज 25। तो यहाँ से ये गया आपके पास 5 टाइम्स, सो 1 + 1/5 इज 6/5। तो ये बन जाएगा आपके पास 200 × 6/25, 8 = 48 जो है आपको मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 48 आपका आंसर होने वाला है।